मैं आईआईटी में काफ़ी सत्या जी के साथ मिलकर हम लोगों ने कोर्सेज शुरू किया, एक RD 200, तो उसमें बच्चों का भी रोल रहता है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को इनरोल किया है ना, और ये बढ़िया बात है कि आज जो आईआईटी मेरे ही हॉस्टल के 4 लोग जो लगभग फुल टाइम इसमें काम कर रहे हैं, राकेश गुप्ता भैया, अशोक गोपाला जी, मैं और प्रवीण सिंह। खुशियों के एम्बेसडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थाओं में से एक है। आईआईटी में प्रवेश का सपना बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स देखते ही हैं, क्योंकि अक्सर लोग सुना करते हैं कि आईआईटी में पढ़ने वालों की नौकरी लाखों के पैकेज के साथ सुनिश्चित होती है। भारत ही नहीं, विदेशों में जाकर भी सबसे सफल करियर बनाने वालों में जिनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, उनमें से अधिकांश आईआईटीएंस होते हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई, IBM के CEO अरविंद कृष्णा या ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल, ये तो यूथ आइकॉन हैं। इनके जैसे हजारों लाखों आईआईटीएन आज देश के युवा वर्ग को प्रेरित करते हैं। क्या जिंदगी का मकसद केवल आईआईटी में प्रवेश पा लेना ही है? आईआईटी में सेलेक्ट ना होने वाले लोग जिंदगी से हताश और निराश हो जाते हैं, और ऐसे युवा आत्मघाती कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटते। ये सारी घटनाएं इन दिनों आम हो चुकी हैं, लेकिन आईआईटी जैसी संस्थाओं से निकलकर अच्छे खासे करियर को छोड़कर कोई अगर दूसरी राह पर चल पड़े और कहे कि मैं अपनी वर्तमान जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हूं, तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सूरत में निवासरत अजय जैन जी से, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई पूरी की, लाखों का पैकेज मिला, लेकिन अपना जॉब छोड़ दिया और अब बिखेर रहे हैं समाज में खुशियां। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पले बढ़े अजय भैया बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि उनका एडमिशन आईआईटी दिल्ली में बहुत आसानी से हो गया। आईआईटी में पढ़ाई करने के दौरान ही उन्हें लगने लगा था कि देश की सर्वोच्च संस्था में एडमिशन पा लेना ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी को समझना कॉलेज में पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी है। उनके भीतर तरह तरह के प्रश्न उठा करते थे, और इसी दौर में उनकी मुलाकात हुई आईआईटी में एक ऐसे प्रोफेसर से जो जिंदगी में सत्य की तलाश में लगे हुए थे। गहरे में सवाल बना कि यार फिर ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है? हम बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद यदि उनका ही टेक केयर नहीं हो पाती। इस सवाल को लेकर के मैंने प्रोफेसर PL धर आईआईटी दिल्ली में थे, अभी भी विपश्यना के काफ़ी बड़े साधक माने जाते हैं, और इनफैक्ट गोयनका जी के बाद नंबर 2 माने जाते थे, उनको ही इसमें आना था उस पद पर। तो किसी ने कहा कि इसका जवाब धर साहब दे सकते हैं, तो मैं धर साहब के पास पूछने गया। मैंने कहा भाई ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है? आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई करने के दौरान ही अजय भैया को ये महसूस हो गया था कि विदेशों में करियर बनाने से बेहतर है कि अपने देश भारत में ही रहा जाए, और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर RR गौड़, PL धर और डॉक्टर यशपाल सत्य जैसे खास लोगों से। डॉक्टर सत्य
उत्तर प्रदेश के एक गांव से निकले एक ऐसे युवा थे जो नासा तक जा पहुंचे थे, लेकिन वो वापस लौट आए आईआईटी दिल्ली में ग्रामीण विकास की चाहत लिए। मुझे लगा कि गांव में कुछ काम करना चाहिए, और जो आईआईटीज़ में उस समय ब्रेन ड्रेन का काफ़ी चलता था 90s में ख़ास तौर से, कि हम लोग पढ़ते बच्चे सब आईआईटी में हैं और फ्री, मतलब लगभग फ्री एजुकेशन थी, 500 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस थी, और ये सब अमेरिका चले जाते हैं। तो लोगों को काफ़ी टीचर्स वगैरह भी बोलते थे कि हमें इंडिया में काम करना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद गांव में कुछ करना चाहिए टेक्नोलॉजी का यूज। उस क्रम में धर साहब ने बोला कि सत्या जी एक हैं, उनके पास लिस्ट है सारे एनजीओज की, तो कौन से एनजीओ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप इस तरह की ट्रेनिंग कर सकते हो जो टेक्निकल भी हो और कुछ गाँव से भी जुड़ी हुई है। तो उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने कुछ सवाल पूछना शुरू किए। तुमको क्या लगता है, जय गाँव के लोग बहुत खुश रहते हैं, उनमें भाइयों में लड़ाई नहीं होती मेड़, छोटी छोटी मेड़ को लेकर के? मैंने कहा यार, डिस्करेज कर रहे हो कि इनकरेज कर रहे हो? एक तो बच्चा कोई चाहता है आईआईटी का कुछ गांव में काम करना, तो बोले नहीं, इनकरेज डिस्करेज का मुद्दा नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यार फैक्चुअल पता है कि नहीं। तो यहाँ से उनसे चर्चा हुई तो मुझे लगा कि यार सत्या जी कुछ अलग बात कर रहे हैं। अजय भैया डॉक्टर सत्य जी से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि सत्य जी के माध्यम से उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। बाद में सत्य जी ने ही अजय भैया की मुलाकात कराई मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज से आईआईटी दिल्ली में। ए नागराज जी, जिन्हें वे आदर से बाबा पुकारते हैं। अच्छा बाबा, ये बताओ, आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? तो बोले बेटा, इन शब्दों से इंगित होने वाले कोई वस्तु यदि है तो चर्चा हो सकती है। तो एक तरह से गुगली हो गई वो। मैंने कहा ये तो कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो वहाँ से उनसे जुड़ना शुरू हुआ, और उनसे जो मुझे लगभग पहली दूसरी मुलाकात में जो अपने में एक चीज़ दिखी, वो ये दिखी कि कॉन्फिडेंस नाम की क्या चीज़ होती है, स्वयं के प्रति विश्वास क्या होता है। तो उनका जो एक कहना था कि बेटा सब कुछ को समझा जा सकता है और मैं इसको समझाऊँ और मैं इसका प्रमाण हूँ, ये मुझे छू गया कहीं, मतलब पहली दूसरी मीटिंग में कहीं बहुत गहरे में। वर्ष 1992 में पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय भैया को कई संस्थाओं में नौकरी का अवसर मिला। सूरत में उन्होंने जॉब किया, बहुत ही शानदार पैकेज के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जॉब के दौरान उन्हें लगता था कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। वे काफी बेचैन रहते थे। इसी दौर में उनकी मुलाकात हुई जीवन विद्या के प्रबोधक सोम त्यागी जी से, जिनके दर्शन के प्रति समर्पण और सामाजिक प्रयासों ने अजय जैन भैया को प्रेरित किया दर्शन के गहराई से अध्ययन और प्रचार प्रसार के लिए। 92 से जो मैंने जॉब किया एक समय तक, वो काफ़ी मज़ेदार था क्योंकि ज़रूरत थी, है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में लगता ही था हमेशा कि यार इतनी बड़ी चीज़ मिली है और बाबा के संपर्क में आए हैं, एक जो ऋण है और करना तो यही है, पर्पस तो यही है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये काफ़ी योगदान नीता का भी रहा। 2007 में नीता बहन ने एक शिविर किया सोम भाई का, तब से मेरा फिर से एक बार रीओरिएंटेशन हुआ। उसमें नीता ने बताया कि अब सोम भाई कह रहे हैं कि अब पहले जो चलता था वो है समझो और समझाओ। बीच में एक सूत्र था तो हमेशा से मिसिंग था, शायद पकड़ में नहीं आया, कि समझना, जीना और समझाना। तो इस पर जो फोकस आया, और तब से फिर से 2012 में मैंने 25% जॉब में कट किया, इस अध्ययन में जुड़े, और फिर एक लगा कि अब सफिशिएंट हो गया, इसको फुल टाइम करना चाहिए। तो इस तरह का एक डिज़ाइन बना। तो पहले से ही था ये कि कभी छोड़ना है। 45 की एज का मैं आसपास छोड़ता था, छोड़ूंगा। 2 साल लेट छोड़ा मैंने, 47 में फुल टाइम आया, बट मुझे लगता है बहुत तृप्तिदायक है। जैसे जैसे मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन में गहराई आती गई, अजय भैया का नौकरी के प्रति मोह कम होता गया, और फिर जून 2017 में मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी शेल से नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया अजय भाई ने। जॉब किया कॉर्पोरेट में भी, और सबसे अच्छा काम मुझे लगा शेल में। मतलब जबकि ऐसे देखेंगे तो MNCs है, बट बहुत अच्छा वर्क कल्चर है उनका। फिर भी ये तो लगता ही था कि जो सार्थक काम करना है वो तो पूरी तरह छोड़ के ही करना पड़ेगा। तो 2017 में जो निर्णय लिया, मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय रहा वो। और उसके बाद 2-3 साल मैंने शिविर, मैंने वायदा पे बहुत कम लिए, बहुत कम, मैंने शायद उंगलियों पे 10 शिविर भी नहीं लिए होंगे।
पठन अध्ययन वाले जोड़ सकते हैं, परिचय में बहुत कम लिखता हूँ और बहुत मज़ा आया। लेकिन जो मैंने लगभग 3 साल तो मैंने 3 बार 4 बार किताबें पढ़ी पूरी 1 2 वाली, तो जो समय फिर उसमें नहीं मिलता था, है ना, उसके टाइम ऐसे बिजनेस मैंने जो जॉब करते हैं बढ़िया था, बहुत सारा अच्छा था, लेकिन बहुत सारा उसी में आशा विचार इच्छाएँ नियोजित रहते हैं। उसको छोड़ देने से जो फ्रीडम मिली और इसमें समय लगा पाए, और यहाँ पे बीनू भाई के जुड़ने के बाद जिस तरह की ये सामाजिक गति हुई, तो मुझे लगता है कि यार इससे अधिक अच्छा समय नहीं निकल सकता ज़िंदगी में। अब अजय भैया सारा समय मध्यस्थ दर्शन के शोध और अभ्यास में लगाते हैं। साथ ही साथ देश के कई अध्ययन केंद्रों में जाकर समाज के सभी वर्ग के लोगों को मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने में मदद करते हैं। तो सारा ऐश्वर्य क्या है? सारा ऐश्वर्य है ना, जिसको हम धन धान्य दौलत, है ना, ये रूपात्मक जगत ही सारा ऐश्वर्य है ना, इसी को कहते हैं ना ऐश्वर्य। डायमंड, ज्वेलरी, आपके घर में कितना सामान है, फर्नीचर, है ना, या धन मतलब धान्य, खाने पीने की वस्तुएं। जैसे किसान से पूछेंगे तो उसके पास क्या ऐश्वर्य है, तो 2 घोड़े हैं, 4 गाय हैं, बैल हैं, है ना, ये ऐश्वर्य है। तो सारा ऐश्वर्य चूंकि इस व्यापक में ही है, अरूपात्मक जगत में है, इसीलिए इसको एक नाम दे रहे हैं ईश्वर, है ना। सारा ऐश्वर्य जिसमें समाहित है, सारा ऐश्वर्य इसमें पाया जाता है, और इसको कह रहे हैं ऐश्वर्य। गुजरात और महाराष्ट्र की कई यूनिवर्सिटी में मध्यस्थ दर्शन के शोध में विद्यार्थियों को गाइड करते हैं। दर्शन में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए आत्मीय यूनिवर्सिटी गुजरात ने वर्ष 2024 में आपको पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया। मैं आत्मीय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी को अनुग्रह पूर्वक सादर विनत करता हूं कि वे श्री अजय कुमार जैन को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की मानद पदवी प्रदान करें। ये बहुत ही विशेष इस यूनिवर्सिटी का योगदान है, जिसने मध्यस्थ दर्शन को इस स्वरूप में स्वीकारा कि यह आज के समय में, अलग अलग समय महापुरुष आते रहे, आज के समय जो जनमानस है, जो बच्चों का तार्किक जनमानस है, तर्क संगत विधि से बच्चों में शिक्षा के माध्यम से किसी ज्ञान को दिया जा सकता है और उससे उनके जीवन में मानवीयतापूर्ण आचरण उद्घाटित हो सकता है। तो इस यूनिवर्सिटी की एक और यूनिकनेस है कि ये ईस्ट एंड वेस्टर्न थॉट, दोनों थॉट का कन्फ्लुएंस है ना। ये जो आदरणीय हरिप्रसाद स्वामी जी का विचार और ये जो मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के चलने के साथ साथ इस बात की स्वीकृति है, इसको ऐसा मैं मानता हूँ कि मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से आज के बच्चों में, युवा पीढ़ी में संस्कारित किया जा सकता है। अजय भैया ने दोनों बेटों और पत्नी नीता के साथ सूरत शहर को ही अपनी कर्मस्थली बना लिया। पत्नी नीता जी पेशे से डॉक्टर हैं और मेडिकल कॉलेज सूरत में पढ़ाती हैं। अजय भैया की नौकरी छोड़कर समाज के लिए सारा समय लगाने के निर्णय से शुरू में तो वे जरा असहज रहीं, लेकिन अब पति के निर्णय से प्रसन्न हैं। अब तो यही है कि भाई यदि ये जो चाहते हैं वो करें अच्छे से, और हम सपोर्ट में तो है ही, पहले भी थे और अभी थोड़ा सा और पूरे मन से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो वैसे तो हमेशा मुझे लगता है जैसे मेरी जॉब को अभी 8 साल बाकी, 8 साल बाद रिटायर हो जाऊंगी, तो मुझे लगता रहता है कि अब मैं क्या करूंगी। और इनको देखती हुए तो 5-6 साल से एक तरह से वही हो गए, और इनके पास
इतना सारा टाइम, मतलब कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इतना बिज़ी रहता हूँ। तो मुझे भी लगता है कि शायद ऐसा भी मेरे साथ भी ऐसा हो कि मैं कोई अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ और कुछ और बेहतर कर पाऊँ। अजय भैया के दोनों बेटे पिता के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर में प्रथम प्रयास में ही सिलेक्ट हुए। बड़े बेटे सम्यक बीटेक करने के बाद बेंगलुरु में कार्यरत हैं और छोटे बेटे आत्मन आईआईटी कानपुर में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे पापा, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई, मेरा एक छोटा भाई है आत्मन, तो इन सब का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे इन दी इनिशियल ईयर्स एंड ऑल्सो बाद में भी, अभी भी काफ़ी कुछ तरीक़ों में मिल ही जाता है। मैं देखता हूँ अपने पापा को, तो मेरे पापा ने भी आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। वो जिन भी लोगों से मिलते थे, लोग उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, है ना, और उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से बात करते थे और काफ़ी अच्छे लोग उनसे जुड़ते थे सोसाइटी के, राइट। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं देखता था हमेशा कि ये क्यों इतने अच्छे लोग पापा से बात कर रहे हैं और पापा इन सब लोग को कैसे जानते हैं। तो वो एक जो रीज़न पकड़ में उस समय जो मुझे आया वो ये था कि क्योंकि उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है, इस वजह से शायद लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। मैंने भी मन बना लिया कि भाई क्योंकि पापा की इतनी अच्छी पढ़ाई है तो मुझे भी इतनी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर वो आईआईटी में गए हैं तो मुझे भी आईआईटी में जाना चाहिए। तो ऐसे करके मेरा आईआईटी में जाने का मन बना। कोई चीज़ को करने के लिए मना भी नहीं किया और किसी चीज़ को ऐसे करने के लिए प्रवोक भी नहीं किया कि इसे करो। वो डिसीज़न अपने हाथ में छोड़ देते हैं और तुमसे सोचवाने की कोशिश करते हैं कि तुम खुद इसे क्रिटिकली एनालाइज करो कि तुम्हें क्या बेस्ट लगता है। और फिर उस डिसीज़न के अंदर अगर मैं कहीं सोच नहीं पा रहा तो फिर मैं पूछता हूँ कि मैं इस चीज़ में यहाँ पे आके फंस गया तो मैं इसे किस तरीके से इसके अबाउट जाऊँ, तो वो थोड़ा हेल्प कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि पापा ने पकाया डिसीज़न दे दिया कि ये है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया हो। हमेशा फाइनल जो से रहा वो मेरा ही रहा। तो थिंकिंग प्रोसेस में पापा ने हेल्प करी, बट ऐसा नहीं कि पापा ने कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने को बोली और मेरे को करनी पड़ी हो। कैसा लगता है अब दर्शन के लिए सारा समय लगाना? क्या निष्कर्ष निकाल पाए हैं अजय भैया और भविष्य कैसा लगता है उन्हें? आइए उनसे ही जानते हैं। जिस तरह का भटकाव है अभी समाज में, और शायद ये दर्शन नहीं आता तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सवाल तो मैं देख रहा हूँ मेरे 13, 14, 15 साल की उम्र से हैं। तो उस समय सवाल थे और यही अपने में एक बड़प्पन लगता था कि कम से कम मेरे पास सवाल हैं। अब इस दर्शन के बाद ये लगता है कि हमारे पास उत्तर है और दूसरों को हम तर्कसंगत विधि से वो बता पा रहे हैं और बहुत सारे लोगों में गजब का चेंज आ रहा है। भाई लोगों में क्या परिवर्तन आ रहा है दिखता नहीं है, क्योंकि जो वैचारिक परिवर्तन है जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है ना, तो हम लोग बोलते हैं जो सेफ्टी वगैरह है तो 5% ही आइस तैरती हुई दिखती है बाहर, 95% अंदर रहती है। तो जो मानव का जो दिखता है वो बहुत छोटा है स्थूल रूप। उसका जो वैचारिक पक्ष है, जो चित्रण पक्ष है, जो संकल्प है, जो समझदारी है, वो तो गजब है। लोगों में बहुत चेंज आता है, बहुत माने बहुत, हमें दिखता नहीं है। सूरत में ही मैं देख रहा हूँ कम से कम 50-100 परिवारों को मैं जानता हूँ जिनमें गजब चेंज आया है और ये चेंज आने वाले 10-20 सालों में अलग से दिखाई देगा। तो बहुत ही तृप्तिदायक। तो यदि मैं भूमिका देखूं तो ये बच्चों में जो आपने कहा, बिल्कुल बड़े लोगों का काम है सहमति होना, सहमत हो जाएं, बच्चों में इसको जाने के लिए उनकी स्वीकृति हो जाए, बच्चे इसका अध्ययन करेंगे और आने वाले 20, 25, 50 सालों में शायद कुछ सुखद घटनाएं घटेंगी। शिक्षा में अच्छे से पहुंचेगा, दिल्ली के माध्यम से जितना पहुंच पाएगा, गुजरात की आत्मीय के माध्यम से एक अच्छी घटना घट सकती है और गुजरात में मुझे लगता है काफ़ी सामर्थ्य है। तो जो मैं दिशा अब देखता हूँ पिछले 5-6 सालों में बाबा जी के सासरी न रहते हुए, मुझे लगता है अभी तेज़ी बहुत ज़्यादा आई है और आने वाले 10-20 सालों में बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो ये रहे अजय जैन भैया, जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद नौकरी भी की, लेकिन अब व्यवसाय छोड़कर समाज में शिक्षा के माध्यम से बिखेर रहे हैं खुशियाँ और बनाने के प्रयास में हैं एक खुशहाल समाज। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।